नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, संभल हिंसा को लेकर के न्यायिक आयोग की जांच शुरू हो गई है, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी खुलकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में मुसलमानों को भड़का रही। संभल पहुंचे सपा विधायक ने सीधा ऐलान कर दिया कि मस्जिद के नाम पर मुस्लिम शहीद होने के लिए हर वक्त तैयार बैठे। सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि संभल के सांसद बर्क ने भी यही कहा कि मस्जिद छीनेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी यूपी में माहौल बना रही है तो ओवैसी महाराष्ट्र से मुसलमानों को भड़का रहे हैं। वो मस्जिद और वक्फ के नाम पर 1000 बार मरने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी संभल जाने पर अड़े थे। प्रशासन ने रोक दिया और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया। अब सवाल उठता है कि संभल में सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ तो पत्थरबाजी के लिए किसने भड़काया? क्या भीड़ सर्वे होने और कोर्ट से फैसले का इंतजार नहीं कर सकती थी? और आज जो लोग पत्थरबाजी करने वालों और मुसलमानों को मस्जिद के नाम पर भड़का रहे हैं, अब वो संविधान और कानून की दुहाई क्यों नहीं दे रहे? कोर्ट के फैसले को सपा बीजेपी का एजेंडा बताने में क्यों जुट गई है, जिसको लेकर अब वो 2027 चुनाव के लिए एजेंडा भी क्या तैयार कर रही है? तो क्या इसीलिए सपा नेता मर मिटने की बात कह रहे हैं? अब इस मुद्दे पर बहस जरूरी है। वह जरूरी है क्योंकि मस्जिद के नाम पर भड़काया जा रहा है मुसलमानों को, क्योंकि मस्जिद के लिए मुसलमानों को शहीद होने के लिए उकसाया जा रहा है। कानून तोड़ने वालों से सिंपैथी जताई जा रही है। पत्थरबाजों के लिए समाजवादी पार्टी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और भड़काऊ बयानों से ही बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या इसके बीच कोई कनेक्शन है आपस में? टटोलेंगे इसे और ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटी सी रिपोर्ट। मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। वो मस्जिद के लिए शहीद होने को तैयार है तो शहीद हो, खाली स्टेटमेंट काहे जारी कर रहे हैं? तो देश में कानून का राज होगा, कानून से लड़ेंगे। लगातार बोल तो रहे कि 1991 के वर्शिप एक्ट को मजबूती के साथ उसके ऊपर अमल होना चाहिए। कल समाजवादी पार्टी के सांसद, आज विधायक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में धमकी भरे बयानों का कोई स्थान नहीं है। एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। हाउस अरेस्ट भी किया गया है, यहाँ पर पुलिस भी बैठी है और मेरे घर पर नोटिस भी यहाँ पर लगाया गया है कि आप घर से नहीं निकलोगे। हिंसा के माध्यम से कोई खेल खेलता है तो इसे भारत और उत्तर प्रदेश किसी दशा में स्वीकार नहीं करेगा। बार बार अब इस प्रकार से अगर हमारी मस्जिद को छीनने का काम करेंगे तो इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं आप किस तरीके का माहौल तैयार किया जा रहा है, कौन कर रहा है। आज डिबेट करेंगे इसी पर। हमारे साथ हमेशा की तरह कई गणमान्य मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं अपने पैनल से। के शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शुभ्रांश राय हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, दानिश कुरैशी हमारे साथ एमआईएम से जुड़ेंगे। हमारे साथ लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र दुबे यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। अमितोष पारेख हमारे साथ होंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। इसके अलावा राशिद शरीफ साहब होंगे, अध्यक्ष हैं आप SIM PLB के। इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और राघवेंद्र दुबे से डिबेट की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के न केवल सांसद बल्कि विधायक ने भी मर मिटने की बात की है। मैं सुन रहा था राघवेंद्र जी, आपके विधायक को कह रहे थे जो होगा कानून के तहत होगा। मुझे जरा ये बताइए कि किसी भी धर्म स्थल के नाम पर मर मिटने वाले को शहादत का दर्जा किस कानून के तहत दिया गया है? देखिए, ये तो एक आदमी जो भी है, किसी के धर्म का कोई अगर जाता है तो अपने कहने को कह सकता है कि शहीद का दर्जा है। मंदिर में जब राम मंदिर का भी ऐसी मामला हुआ तो उसमें भी कहा गया था नहीं शहीद के। किसान अभी 700 किसानों की शहादत हुई, बोला गया कि नहीं शहादत हुई 700 किसानों की। तो बात ये थोड़ी कि संविधान में कौन सा शब्द उसके लिए उपयुक्त है नहीं है, ये इनकी भावनाएं, अपनी भावनाओं के अनुसार उन्होंने कहा। अभी जैसे कहा जा रहा है कि ये सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं या समाज में भेद कर रहे हैं। अरे जब आप कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे,
जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री बोलते हैं, जब मुख्यमंत्री ये 80-20 का नारा दे देते हैं, राघवेंद्र जी यही बात सुनकर, बटेंगे तो कटेंगे सुनकर उन्हें जनता हरियाणा जिता देती है, उन्हें जनता महाराष्ट्र जिता देती है, तो आपको तकलीफ ज्यादा होती है क्या? मतलब उनका ये नारा स्वीकार कर लिया गया जनता के द्वारा, वोटर के द्वारा। आपसे ही पूछना चाहता हूं, जनता समझ गई, इसका मतलब आप नहीं समझे? नहीं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या ये नारा सही है? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके लिए पूरा प्रदेश ही उसके लिए बराबर है, अगर वो व्यक्ति कहेगा कि 80-20 का नारा देगा, अली बजरंगबली का नारा देगा, या प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर कब्रिस्तान शमशान की बात करेंगे, जब समाज में भेद करने की बात करेंगे, कपड़ों से पहचानने की बात करेंगे, तब समाज की समरसता नहीं टूटती है। लेकिन समरसता तब टूटती, अगर किसी का कोई मान लो जीत ही जाता है, कोई राज्य जीत गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने जो कहा वो ठीक था, सामाजिक दृष्टि से वो बिल्कुल ठीक नहीं था, केवल राम का नाम ले लेते हैं और राम के नाम लेने के बाद समाज में भेद करने। मैं मानता हूं आपकी बात, ये सब बातें जो आपने आरोप लगाए हैं, ये सब आरोप आपके तहत ये सब बातें कही गई हैं, लेकिन क्या इनके बदले में आप कानून को ताक पर रख देंगे? अदालत अगर सर्वे का ऑर्डर देगी तो आप उस सर्वे को नहीं होने देंगे? आपके सांसद, आपके विधायक ये कहेंगे कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, हमारी मस्जिद छीनोगे, तो अरे साबित तो हो जाए, कोर्ट के फैसले का इंतजार तो कर लीजिए कि उससे पहले आपने तय कर लिया कि हमारी मस्जिद छीनोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये तो धमकी हुई ना। सर्वे हुआ था ना, हाँ सर्वे हुआ, पूरी शांति के साथ हुआ सर्वे एक बार, फिर दोबारा सर्वे की क्यों आवश्यकता पड़ी? और बता दिया गया राघवेंद्र जी, कितनी बार तो बताया जा चुका है कि पहले दिन माहौल ऐसा हो गया कि वहां सर्वे टीम को असुरक्षा हुई, इसके अलावा अंधेरा हो गया, अंधेरे के चलते सर्वे पूरा नहीं हो पाया। ये सारी चीजें बता चुके, खुद विष्णु शंकर जैन बता चुके। किसकी जिम्मेदारी थी? रक्षा की, सुरक्षा की, या फिर इनकी इंटेलिजेंस जो यूनिट थी वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, या दूसरी यूनिट क्या कर रही थी? राज्य का जिम्मा था, जिनके नाम सुरक्षा जिनको करनी थी, वो क्या विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं? किस तरीके की सरकार है? सरकार को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इसी सरकार के अंतर्गत 5 लोग उसमें मारे गए, या जहां जो होता है सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्यों नहीं करा? वो नाकाम आ गई सरकार। के शर्मा आ गए। के शर्मा, आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और आप चश्मा साफ करने में लगे हुए हैं। मुझे तो आश्चर्य, इनको देखिए, विपक्षी है, इनका काम है आरोप लगाना। वैसे भी समाजवादी पार्टी गुंडों और मवालियों की पार्टी है, इनसे ज्यादा कोई अपेक्षा कर नहीं सकता। चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर आपके ही से आते थे। इसलिए क्या है कि बोल लेने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा काउंटर करने का। देखिए, ये इनकी मुंह पे ऐसे तमाचे लगे हैं कि बेचारे जो है लाल काल हुए पड़े हैं। तभी तो आगे भाई 63 थे, अब कितने रह गए बताओ? सांसद कितने रह गए उत्तर प्रदेश में? वो महाराष्ट्र का नंबर गिना देंगे। मुंह में चाटे लगे, ये तो आप बता दो। अच्छा, बोल लीजिएगा, उसके बाद बोल लीजिएगा। के जी को बात पूरी कर रहे हैं। देखिए, इनको कितनी आग लग रही है, इसी से समझ सकते हैं। अब आप इनको मत भड़काइए, जवाब दीजिए। नहीं, अभी 9 सीटों का चुनाव हुआ है, ये तो सेमीफाइनल खेल रहे थे और 9 सीटों में 7 सीट हम जीत गए तो पागल हो गए हैं। तो इनको कुछ समझ में पड़ नहीं रहा है, करें क्या? ये तो सेमीफाइनल खेल रहे थे ना। अखिलेश यादव तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, डींग हाँकने वाले हमारे यहाँ यूपी में कहे जाते हैं, वैसे ही डींग हाँक रहे थे वो। 400 जनता ने जवाब दे दिया इनको मुंह पे। उस तमाचे की चोट इतनी अब ये उसी जनता के बीच जाएंगे के शर्मा जी, उसी जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे बीजेपी कैसे हिंदू मुस्लिम करवा रही है। इसे भी 2027 का सेमीफाइनल ही माना जा रहा है इस समाजवादी पार्टी के इस मिशन को। नहीं तो इन्होंने जो हिंदू मुसलमान किया ना अनुराग जी, इसी का तो फल था। ये 17 उलेमा बोर्ड का जो 17 सूत्री मांगे था, ये इंडिया गठबंधन ने तो स्वीकारा। और इसी में तो उलेमा बोर्ड जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुसलमानों की तो बात छोड़ दीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमारे अजीम सिपे सालार सिपाही हैं कौन? राहुल गांधी। हमारे अजीम सिपाही हैं उद्धव ठाकरे। हमारे अजीम सिपाही हैं, मतलब इनकी हैसियत नाप दी मुसलमानों ने कि आप हमारे जो अपने यहाँ शहजादे थे, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? तो वो जो शहजादे थे बेचारे, वो बेचारे जो है सिपाही बन गए। ये तो जो है मुसलमानों ने इनकी हैसियत नाप के रख दी। तो ये सिपाहियों की बात क्या कीजिएगा। रही बात, अब ये बड़ा इधर हिंदू मुस्लिम सुना रहे थे, हम पूछना चाहते हैं, आप तो मुसलमानों के भी सही नहीं है। 2012 में इसी सपा ने कहा कि 10% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, 15% जो है सिपाही की भर्ती में देंगे,
2012 में चुनाव जीत गए, 17 तक रहे, 1% किसी को आरक्षण नहीं दे पाए। तो ये तो मुसलमानों के भी नहीं है, और मुसलमान समझते हैं इस चीज को। जो कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ दे तो जो सब मुसलमान है वो सब समझते हैं। तो ये इनकी हालत, ये मुसलमानों के भी सगे नहीं, हिंदू के तो हो ही नहीं सकते। तो इसलिए क्योंकि हिंदुओं को तो निहत्थे कारसेवकों पर तो इन्होंने गोलियां चलाई, उनकी हत्या की। मुलायम सिंह ने कहा कि मैं तो और मौका मिला होता तो और मार देता हिंदुओं को। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये वोट के सगे। लेकिन इनका हसर अब यही होना है, ये जितना मुसलमान 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 करेंगे उतना ही इस देश के भारतीय जो है 140 करोड़ भारतीय इनको निकाल के बाहर कर देंगे। और सच्चाई है, इस महाराष्ट्र के चुनाव ने इनके राजनीतिक कब्र में अंतिम कील ठोक दिए। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। और ये क्या किसी पीडीए वीडियो होंगे, इनकी पीडीए की भी हवा निकल गई। उसी दिन करहल जैसे जो अपने अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र था, उसमें समाजवादी पार्टी का समर्थक गुंडा ने एक जो है दलित महिला के साथ उसको मारा, उसके साथ जो है अत्याचार हुआ और उसको जो है जान से मार दिया। इसलिए क्योंकि वो भाजपा को वोट दे के आ रही थी। एक शब्द नहीं निकला किसी समाजवादियों के मुंह से। और समाजवादियों को हसर है, पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि दलितों के साथ क्या व्यवहार रहा है। दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती, दलितों की सबसे बड़ी नेता, उसने खुद कहा मायावती ने कि मेरे साथ जो है दुष्कर्म करने का, मेरी हत्या करने का प्रयास मुलायम सिंह यादव ने। ठीक है, ये आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। नहीं, गड़े मुर्दे नहीं है अनुराग जी, ये इतिहास है इनका। ये इतिहास अभी मैं तो 4 और गिना देता हूँ इनके। शुभ्रांश जी भी लिख रहे हैं, शुभ्रांश जी भी लिख रहे हैं, लगातार नंबर है, तैयार रहिएगा उनके हमलों के लिए। मुझे भी अभी बहुत लंबा बुलवाया, मुझे तो थोड़ा बोलने जी। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने वाले मुलायम सिंह और मुख्तार अंसारी के कब्र में जाकर फूल चढ़ा के उसे प्रतिष्ठित नेता बताने वाले मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी या हमें बता रहे। तो हिंदू मुसलमान आप करते रहिए, आपका जवाब देता हूं। हम तो 140 करोड़ भारतीयों का वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही आज भी हम कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक भारत श्रेष्ठ। आप तो बटेंगे तो कटेंगे भी कहते हैं। हाँ, हम ये भी कहते हैं क्योंकि देश देख रहा है ना, इसमें कहाँ गलत है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है अनुराग जी। जब बटे ना तभी मुगल यहाँ घुस पाए, नहीं बटे होते इस देश के लोग तो नहीं ये यहाँ मुगल शासन करते। तो ये समाजवादी पार्टियों को ये मुगलिया शासन पर जो है मुबारक, मुगलिया सोच इनको मुबारक। मुगल के ये जितने भी मुसलमानों के चाटुकार बन जाए। अब तो इंडिया गठबंधन में इसी बात का संघर्ष है कौन सबसे। चलिए इनका एक लाइन में जवाब ले लूं, फिर शुभ्रांश जी का रुख करता हूं। जी देखिए, इसीलिए कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम से बाहर कभी जा ही नहीं पाएंगे ना। देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं, किसी के भले से कोई लेना देना नहीं। आयाम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सीख लीजिए, राम का नाम वैसे ही लेते हो और सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अरे कभी राम को पढ़ लिया होता कि राम का केवल नाम लेते हो, बगुला भगत बने घूमते हो भाई। अरे राम का केवल नाम लेते हो और आपका कर्म देख लीजिए कि आप क्या करते हैं। करना वही है, आपको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है, समाज को बांटने का केवल फेल हो जाओगे। ये श्लोक पढ़ने के लिए मैंने विक्रमादित्य जी को बिठाला था, उनका काम भी आपने कर दिया। निपट जाओगे, निपट गए, तभी तो निपट गए। 37 इसीलिए लोकसभा में जीते, 420 का नारा देते रहे, नारा पता नहीं कहाँ गायब हो गया आपका। सरकार में अरे बताइए, मोदी जी का चेहरा दिखाते रहे, योगी जी भी फेल हो गए, मोदी जी भी फेल हो गए। अरे उपचुनाव का छोड़िए, उपचुनाव जहाँ सत्ता होती है उसी के अनुरूप जाता है, उसका छोड़िए। मुगालते मत रहिए। हम ही है सरकार में, 2027 में सफाया होना जा रहा है शर्मा जी। और आज भी नाक रगड़ के आए हो पार्लियामेंट चलाने के लिए। नाक रगड़ के देख लीजिए, भाषा देखिए, दो कौड़ी की भाषा आपकी, नाक रगड़ के बिल्कुल इस तरीके की शब्द बोलोगे तो नाक रगड़ के और यही बोलूंगा। नाक रगड़ के आए, बुलाया आपने नाक रगड़ के, अरे पैर पकड़ के बुलाया। बताइए विपक्ष को कि चलने दीजिए, हाथ जोड़े, बताइए हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े। आपने हाथ जोड़े, अपने नाक। ठीक है, शुभ्रांश जी का रुख करते हैं। क्या बात करते हो, भाषा संयमित रखिए। यही है, ये इसी को कहते हैं घमंड। सत्ता का घमंड सर चढ़ के बोल रहा है और ये जनता आपको उतार देगी। संस्कार दिया है ना, गाली देना नहीं। चलिए छोड़िए ना गाली ना आप शब्द, मेरी डिबेट से बचिए।
ये सब शब्दों का इस्तेमाल करने से इस डिबेट में बचिए। कांग्रेस से शुभ्रांश राय हमारे साथ हैं। शुभ्रांश जी, आपको क्यों लगता है कि भाजपा समर्थक को जांच आयोग का सदस्य बना करके संभल की सच्चाई छिपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार? कांग्रेस का यह आरोप है, क्यों लगाया आपने आरोप? अनुराग जी, चूंकि आपके कार्यक्रम का सीधा संबंध प्रधानमंत्री जी से होता है और वो पीटीके को ध्यान से देखते हैं, तो मैं एक अपील और रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अब 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आ गया है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर वो बोले, क्योंकि सीए एनआरसी जैसी बातों को पार्लियामेंट में आप जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने जो घट रहा है और आप चुप बैठे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। दूसरा है, आपने एक और बात कही थी, बटेंगे कटेंगे पे महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था। तो महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा 21 लोगों ने अब तक चुनाव आयोग का वो वीवीपैट मिलान के लिए जो 62,40,000 रुपए जमा होता है ना दोस्त, वो जमा कर दिया और चुनाव आयोग अभी तक खामोश बैठा है कि आप ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करिए। तो बटेंगे कटेंगे का क्या इम्पैक्ट होगा, और वो तमाम लोग अब कोर्ट जा रहे हैं, वो वक्त के साथ होगा। लेकिन हाँ, ये है कि बटेंगे कटेंगे का इम्पैक्ट कितना हुआ वो अभी आपको दिखेगा। निष्पक्षता वहां जो है वो शक के दायरे में। तीसरा आपका सवाल था संभल पे, क्योंकि संभल को हम सबने आपके माध्यम से और आपके सहयोगी साथियों के माध्यम से देखा था। तो अगर कानून के रक्षक पिस्टल लेकर सेल्फी खिंचाते हुए नजर आएंगे, ऐसे लेकर खड़ा रहेंगे, या हाथों में पत्थर चाहे वो पुलिस वाले के पाया जाए या आम जनता के पाया जाए, ये सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। और विपक्ष का काम था, हमारी पार्टी तो आज वहां जाना चाह रही थी। अब यही एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को क्या डर है, वो कौन सा वहां का सच छुपाना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया और बाकी लोगों को समन कर दिया गया। अच्छा शुभ्रांश जी, वैसे जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब जाने दिया था अखिलेश यादव ने आपको? अनुराग जी, आप पक्ष मत लीजिए, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं वो तो पूरा करने दीजिए। आप पूरी करिए, पूरी बात कीजिएगा ना। ये आपकी देखिए दिक्कत है। नहीं, मैंने के शर्मा को भी टोका, मैंने के शर्मा को भी टोका। ये इल्जाम मत लगाइएगा मेरे ऊपर शुभ्रांश जी, आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे। बात पूरी होने दीजिए। सवाल ये है कि आज हमारे नेताओं को नहीं जाने दिया गया। आपने हमारे मुख्यालय को चारों तरफ से घेर लिया, और सीधी सी बात है, देखिए ऐसा है कि विपक्ष होता इसीलिए है कि वो जनता की आवाज बन पाए, उनके दर्द पे जा पाए। अब योगी आदित्यनाथ कौन सा ऐसा रहस्य छुपाना चाह रही है, तो वक्त के साथ खुल ही जाएगा। क्योंकि आजकल चाहे आप इंटरनेट जितना बंद कर लो, कैमरे भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब इंटरनेट शुरू होगा तो दुनिया उसको देखेगी। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष को वहां जा रहा था, आपको जाने देना चाहिए। जो लोग भी प्रताड़ित और जो लोग भी पीड़ित हैं, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी पुलिस वाले के पैर में चोट लगी है और गोली लगा है या उसको नुकसान हुआ है, तो वो भी प्रताड़ित और पीड़ित की कैटेगरी में आता है। लेकिन उनसे मिलने का सबका फर्ज और अधिकार विपक्ष को है, जो आज योगी आदित्यनाथ और मैं भी मानता हूं शुभ्रांश होने दिया। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो चर्चा का सार है, वर्शिप एंड रिलीजियस कैरेक्टर 42 ऑफ 1991। दोस्त, किसी शायर ने कहा था कि इस गली में आग लगेंगे तो घर मेरा ही इकलौता थोड़े है। कुछ और भी उन्होंने अच्छे शब्दों में कहा, क्योंकि मुझे शायरी नहीं आती। राहत इंदौरी जी का शेर है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जांच शुरू हो जाएगी ना, तो एक आध न्यूज हाउसेज ऐसे हैं जो कब्रिस्तान की जमीन पे बने हुए हैं। वक्त के साथ तो उनके कागजों की भी जांच होगी ही होगी। कुल मिल के कहने का मतलब ये है कि आज बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित है, मारा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष के साथ और पूरे देश का एक चेहरा बन के उनके लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तब वो इंदिरा थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। आज वहां के भारतीय आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। ये बहुत बड़ा दर्द है। एक हिंदू, वैसे तो जब यूनुस सरकार आई थी, तकलीफ में नहीं ठीक कह रहे हैं आप, प्रधानमंत्री चुप है। ये यूनुस सरकार जब आई थी, यूनुस जब अंतरिम सरकार के सलाहकार बने थे, तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था और बात भी की थी हिंदुओं की वहां हिफाजत और सुरक्षा का भरोसा भी लिया था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है प्रधानमंत्री चुप है, तो पूरा विपक्ष मिलकर, उसके बड़े बड़े नेता मिलकर के क्यों नहीं पोस्ट कर देते वहां पे हिंदुओं की हालत पर, क्यों नहीं संवेदना जाहिर कर देते? प्रधानमंत्री पर दबाव पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब भी कहीं कुछ होता है ना, मैं भी चाहता हूं सर वहां पर संवेदना जाहिर करने के लिए, पीड़ितों से मिलने के लिए विपक्ष के लोग जाएं, लेकिन सरकार किसी की भी हो, वो विपक्ष के नेताओं को जाने नहीं देती। पुराना इतिहास है ये शुभ्रांश जी। चलिए अब आपके सवालों का जवाब मैं के शर्मा जी से ले लेता हूं। अच्छा बोलिए।
हाँ क्योंकि ये अनुराग जी, ठीक है, 10 सेकंड और के शर्मा जी, 10 सेकंड उठाइए, इसलिए मुझे जिस तरह से जवाब आपको मुजफ्फरनगर याद था, हाँ। शायद आप भूल गए। आपने पीसीआर को कहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने जो चिट्ठी और लेटर प्रचार का माध्यम होता है वो ऑलरेडी कर लिया है। उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री चुप हैं तो ये बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है। और मुझे लगता है कि बात ये कह देने से कि सीए, एनआरसी और हम हिंदुओं का एकमात्र घर हिंदुस्तान है, यहीं से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आपका काम है, ट्विटर कर देना ये आपका काम नहीं है। आपके पास तमाम व्यवस्थाएं हैं एक छोटा जवाब दे, मैं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करना भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है, के शर्मा जवाब दीजिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि एक बहुत गंभीर आरोप जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगाया है और उसका जवाब आपके करोड़ों दर्शकों के सामने आना चाहिए। हमारे विदेश राज्य मंत्री ने वहाँ के एम्बेसडर से बात किया, हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है और जो भी एक दो देशों के बीच के जो संबंध और अपने मैसेज देने के तरीके हैं उसके तहत जो है निरंतर कार्रवाई हो रही है और कहीं से इसको अनदेखा नहीं किया जा रहा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जिस ढंग का अत्याचार हो रहा है। और इसको केवल यही नहीं, विश्व के तमाम देशों की ओर से भी इस विषय को उठाया गया है और बार बार उस पर प्रेशर भी हो रहा है। लेकिन मुझे हंसी आती है कांग्रेस के प्रवक्ता पर, बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। फिलिस्तीन में जो है यहाँ तो ये बैठ के अपने कांग्रेस कार्यालय में प्रस्ताव पारित कर लेते हैं। इतने दिनों के बांग्लादेश के उस पर एक प्रस्ताव क्या, एक बयान नहीं निकला इनके मुंह से, क्योंकि वहाँ हिंदू हैं ना, मुसलमान नहीं हैं। और ये तो मुसलमानों की पार्टी है, ये तो राहुल गांधी कहते हैं। तो इनको यहाँ भी डर लगता है कि यदि हम हिंदुओं की बात कर देंगे तो हमारा वोट बैंक खसक जाएगा। तो के शर्मा जी 65 साल देश में इनकी सरकार रही, केवल मुसलमानों के लिए थोड़ा ही काम किया कांग्रेस। नहीं, वो तो दिखता था ना सर, वो तो इसके बाद जो है समझ में आया लोगों को ना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, अभी इन्होंने ईवीएम की बात की, चुनाव आयोग की बात की, ये कसरतें खूब हो चुकी हैं। अभी जिस दिन रिजल्ट निकला था ना अनुराग जी, उसके बाद 26 तारीख को भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है चुनाव आयोग और ईवीएम को लेके, और किस ढंग का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के वापस भेजा और खारिज किया, वो भी 2 लोगों के सामने। ये तो एक बहाना है कि हार को कैसे है छुपाना है, तो ये हम आरोप लगाएं, वो आरोप लगाएं, ये आरोप। तो वो ईवीएम का नारा रोते रहे, इन्हीं के नेता कार्तिक चिदम्बरम हो, पी चिदम्बरम हो, शरद पवार हो, वो सभी कह रहे हैं कि ईवीएम कोई भी मतलब नहीं भाई, हम ये सब नहीं होता है। लेकिन वो नहीं मानेंगे क्योंकि राहुल गांधी की इज्जत बचानी है बेचारों को, इसलिए इनकी। अभी इन्होंने एक धमकी दी कि इस तरह से यदि कुछ जांच सर्वे होने लगेंगे तो मीडिया हाउसेस खत्म हो जाएंगे। अरे जनाब, ऐसा है, यहाँ न्यायालय है, कोर्ट है, न्यायालय में कानून के हिसाब से सारे न्यायालय अपने काम कर रहे हैं। आप भी न्यायालय में आइए, अपने अधिकार रखिए। ये तो पूरे हमेशा से तो अयोध्या के विरोध ही रहे ना। अयोध्या को कभी माना क्या? कांग्रेस ने तो पूरी तरह कोशिश की कि वहां मंदिर न बने। जवाब दे दूं तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, आगे भी जो है कोर्ट के आदेश से होना है। हम तो जानते हैं न्यायालय जो करेगा अच्छा करेगा, सही करेगा। इनकी बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये छाती पीटे, मातम मनाए, आंसू बहाए, जो करें, कुछ नहीं होता है। हम ये मानते हैं और हम बहुत अच्छे से देश चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। एक बात आज बता दूं, नरेंद्र मोदी आज भी देश के प्रधानमंत्री ही हैं। बस बड़ा आपने अच्छा जिक्र किया विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय जो एम्बेसडर से बात कर रहे हैं। प्रभु, वहां हिंदुओं की जान जा रही है। बिरयानी आपको बहुत चिंता हो गई है। बुलाए, अरे मत बोलिए एक बीच में, बिल्कुल बिरयानी। आप पता है भाई आपकी कितनी बड़ी चिंता है कांग्रेस की। शर्मा जी मर्यादा रखिए। मुसलमानों की पार्टियां जो है मुसलमानों की सोच वाले हमें सिखा रहे हो यार। जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। बिरयानी खाना हो तो बिना बुलाए मोदी जाएंगे, और बात करना हो तो एम्बेसडर लेवल पे आप चर्चा करिएगा। और जिन्ना की मजार पे जाकर अडवाणी चद्दर चढ़ाएंगे और आप हुए बड़ा हिंदुओं के समर्थक। अगर हिंदुओं की ठेकेदारी ले रहे हैं तो बांग्लादेश पे नरेंद्र मोदी को बोलने से डर क्यों लग रहा है? आप न सिखाओ हमें हिंदू। नहीं, अब हम आपको क्यों सिखाएंगे भाई? आप सिखाना, आप मत सिखाओ। मुसलमानों के चाटुकार हमें न सिखाओ। अच्छा ठीक है। जिन्ना की मजार पे चद्दर चढ़ाने वाले की सेवा, वो देश की जनता जवाब दे रही है। ठीक है, देश की जनता जवाब दे रही है। झगड़े का कोई अंत नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बोलना हुआ। आप चिंता, आपके बस का है भी नहीं वहाँ का कुछ करना। हिंदुओं की ठेकेदारी लेकर हम पूरे भारतीयों की ठेकेदारी लेते हैं। ठीक है, हम भारतीयों की ठेकेदारी लेते हैं। जी नहीं, आप भारतीयों की ठेकेदारी लेते हैं।
तो बस आप चिंता ना करो, ठीक है। आप अपना 15 से 16 सीट करो जाके। भारतीयों की जो ठेकेदारी ले, अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस जनता जवाब दे रही है, सबको पता है आप कौन हो, आप मत सिखाओ यहाँ पर घमंड, आपकी तरह रावण को भी घमंड हमें मत सिखाया करो। चलिए इतना समझा रहे हो। चलिए तीसरी बार आ गए सत्ता में सर, तीसरी बार आ गए। खेल, और ये जो अडानी का टेम्पू है, ये कितने साल तक तो यही कर करके छाती पीटो, मातम मनाओ। ठीक है, मामला डिरेल हो रहा है, यही पीटो, यही छाती पीटो, मामला डिरेल हो रहा है। शुभ्रांश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छाती पीटो, छाती पीटो। डिबेट से संबंधित अगर कुछ नहीं है तो वो एक लाइन में खत्म किया जाए, उस पर डिबेट न की जाए। राशिद शरीफ साहब, ये तो पता चल गया, राशिद शरीफ साहब, ये तो पता चल गया कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, पता ये चलना बाकी है कि कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है। और क्या आपको नहीं लगता कि इसमें मुसलमानों को मोहरा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, जबकि सर्वे जो है वो अदालत के आदेश पर हुआ था। क्या कुछ भी असंवैधानिक हुआ है? क्या कोई नतीजा भी ऐसा आया है जो अस्वीकार्य हो? अभी तो नतीजा आया ही नहीं, अभी तो सिर्फ सर्वे हुआ, उस पर इतना बवाल। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को मोहरा बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सर। अभी हमारे के शर्मा जी बात कर रहे थे कि पूरे मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ डाल दे रहे थे, तो क्यों मैं के शर्मा साहब से ये पूछना चाहता हूं, आपके पास बीजेपी में मुसलमानों के लिए जगह क्यों नहीं है? आप 140 करोड़ की बात करते, मुसलमान 40 करोड़ होंगे, उन लोगों के लिए आपकी पार्टी में जगह क्यों नहीं है? क्यों आप कांग्रेस की तरफ ढकल दे रहे हैं? क्यों आप कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते मुसलमानों को? क्यों है सो वर्शिप एक्ट 1991 का है, आज लोअर कोर्ट है सो, अगर लोअर जजेस है सो कुछ इनाम पाने की वजह से कुछ ऐसे सर्वे के हैं सो ऐसे इस तरीके के ऑर्डर देके पूरे 5 लोगों की शहादत हो जाती है। वहाँ 5 संभल में 5 नौजवान बच्चे मर जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन उठाने वाला है? वो 5 घरों को कौन देखने वाला है? जरा मेरे को के शर्मा जी जरा इसका जवाब दे दीजिए आप कि ये मुसलमान जो 5 मरे हैं, ये जिम्मेदारी जजेस की है या वहां के लोगों की है? किसकी जिम्मेदारी है जो आप इस तरीके से बैठ के मुसलमानों को बार बार कांग्रेस के तरफ ढकलते जा रहे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुसलमान ही भारत ही नहीं है मुसलमान? सिर्फ एक इतना जवाब दे दीजिए कि भारत की, ठीक है, जवाब ले के शर्मा जी एक लाइन में जवाब दीजिए। टीवी पे बैठ के बता दीजिए कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है बीजेपी को। देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी न मुसलमान, कांग्रेस हो या सपा पार्टी, वो तो मुसलमानों की भी सगी नहीं है। रही बात, हम तो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। आप अपने आप को भारतीय मानते हैं तो स्वीकारिए कि हाँ भारतीय है, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से आपके तक हमारी सारी योजनाएं पहुंची हैं, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात हो। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया है। रही बात, मेरे यहाँ बहुत अच्छा विंग है, बहुत बड़ा विंग है मुसलमानों का। जब से बोल रहे ना शर्मा जी, अल्पसंख्यक बता रहे बार-बार मुसलमानों के बारे में बात करते जा रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब आपको दूसरी बात पे, अब मैं दूसरी बात पे आपको पूरी जवाब तो सुन लो, आप पूरी जवाब ले लो ना जनाब, आप पूरी जवाब लो। मेरे यहाँ बहुत बड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा है जी, बोलिए, देश के बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई हमारे पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। हमने तो कभी नहीं भेदभाव किया है, हमने तो हर जगह उनको भी साथ लिया है। अब तीसरी बात आपने पूछा संभल के अंदर में जो उपद्रव मचा, वो किसने मचाया? क्या उसमें वहां पर हथियार नहीं दिख रहे हैं? कौन चला रहा है हथियार? कौन पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है? कौन मार रहा है वहां पर? तो जरा जनाब आप जाकर ही समझा लेते कि कानून को मान लो भाई। कानून को क्यों नहीं मानते हो? क्यों उसके ऊपर जब मस्जिद के अंदर या कहीं पर भी कोई जा रहा है, आ रहा है, या कानून कोई कार्रवाई कर रहा है, तो क्या जरूरत है? आखिर तो सारी चीजें वीडियो के अंदर आ गई है ना, सारे वीडियो बाहर है। कौन वहां पत्थर चला रहा है, कौन वहां गोली मार रहा है, कौन वहां तलवार चला रहा है, कौन मार रहा है। और आप बाद में जब उसकी कार्रवाई हो गई तो आपको तकलीफ कि अब ये 5 लोग मर गए। तो साहब, जब हिंसा करने जाते हैं, जब भगदड़ मचाने जाते हैं, जब आप वहां पर दंगा करने जाते हैं, तब सोच कर नहीं जाते हैं कि दूसरों को मार देंगे वो तो ठीक है, और अपने ऊपर लगेगा तब? तो आप कभी जाकर वहां के संभल के लोगों से मिलकर ये समझाए, बताए कि भैया ये मत करो, ये कानून के विरुद्ध है, ये कानून को तोड़ने का काम नहीं है, नहीं करना चाहिए, आप लोग ये न्यायालय का आदेश है।
इस तरीके देश तो न्यायालय से आप चलेगा ना मस्जिद जनाब। को टारगेट बना रहे हैं, ठीक है। दरगाह को टारगेट बना रहे हैं। विवेक आप कौन टारगेट बना रहा है भाई? वहां ना बीजेपी है ना कोई व्यक्ति है। आपके घर के आप गलत फहमी में, आप पूरा मामला समझ लीजिए। आप वहां का मामला पहले समझिए। भूल जाओ, वहां से मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर के नीचे क्या है। भैया ये तो न्यायालय पर जाकर बहस करो ना भैया, न्यायालय पे बहस करो, न्यायालय पे बहस करो, टीवी पे फैसले नहीं होंगे जनाब, टीवी पे फैसले नहीं होते। विवेक श्रीवास्तव न्यायालय पे बहस करो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वो ये भी कह रहे हैं कि संभल में बीजेपी का कुछ नहीं है, सांसद भी समाजवादी पार्टी का है और विधायक भी समाजवादी पार्टी का है। जो लड़े हैं वो भी आपस में मुसलमान लड़े हैं, चाहे वो तुर्क पठान की लड़ाई हो या फिर किसी की भी लड़ाई हो। मेरी बात सुनिए, मैं भी विवेक जी से सवाल पूछ रहा हूं। तो ये भेदभाव विवेक जी कौन कर रहा है? कानून सम्मत बात तो कर रहे हैं लेकिन कानून को मान नहीं रहे। सर्वे तो अदालत के आदेश पर हुआ था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस पर राजनीति किया जाना, और किसको आप दोष दे रहे हैं इस पर राजनीति करने का? देखिए, कुछ भी हो और कहीं भी हो, चाहे वेस्ट बंगाल की जब आप बात करते हैं या गुजरात की बात करते हैं, केरल की कर लीजिए, यूपी की कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा या नहीं होगा, पुलिस बल वहां पे है या नहीं है, नोटिस टाइम पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, कौन सा नेता वहां जा सकता है, कौन सा नेता नहीं जा सकता है। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नंबर वन, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे ऑपोजिशन रूल स्टेट हो या बीजेपी रूल स्टेट हो, नंबर वन। अब इन्होंने कहा, के शर्मा जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साहब हम तो पूरे देश का ठेका लेते हैं, हमारे वेलफेयर स्कीम्स हर तक जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आपने एक दूसरे सांस में ये भी कह दिया कि कहीं ना कहीं साहब हम बटे हुए थे इसीलिए मुसलमान यहाँ पे आ सके। सर, आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी है, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी भी है, उसको भी थोड़ा सा आप पढ़िए। यहाँ पे अनेकों जातियां हैं, देयर आर 6 रेसेस इन दिस कंट्री। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे यूनिवर्सिटी के, तो 6 रेसेस जो हैं अलग अलग, वो देश में अलग अलग समय पे आई और ये देश बना। और इमिग्रेशन हर जगह होता है, इमिग्रेशन वे ऑफ लाइफ है। कनाडा, अमेरिका में हमारे इतने सारे हिंदू भाई, सिख भाई हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब 500 साल के बाद उसके ऊपर लोग प्रश्न उठाना शुरू करते हैं कि ये तो साहब हमारा कल्चरल इन्वेजन हो गया, इन्होंने तो हमारी ईसाइयत को डाइल्यूट कर लिया। तो ये गलत होता है और ये होना नहीं चाहिए। यहाँ के ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साइड में कर दिया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से अयोध्या की भूमि को छोड़ करके 15 अगस्त 1947 के बाद जो मस्जिद है मस्जिद है, मंदिर है मंदिर है, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई किसी को क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन ज्ञानवापी के समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक फैसला आया, उन्होंने बोला साहब ज्ञानवापी में सर्वे अलाउ कर देते हैं, लेकिन सर्वे ओनली टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर, नॉट टू चेंज द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आया और अचानक पूरे देश के अंदर जहां जहां मस्जिदें हैं, मजार है, आप रिट्स डालने लग गए लोग, यहाँ पे क्वेश्चन करने लग गए। और एक दूसरे को इतना ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, हमें कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, तो लॉ एंड ऑर्डर देश का खराब होगा, ये हमारे को समझने की जरूरत है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो कहा है, उनकी बात का मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे चल रहा है, उसको भी थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात जी, अब अंत में जो ये जो बात बार बार कहते हैं साहब इलेक्शन हम जीत गए, जैसा कि सुब्रांश राय ने कहा, हमारा बड़ा क्लियर कहना है, ईवीएम्स का, सरकारी तंत्र का भरकस मैनिपुलेशन हुआ है, इलेक्शन कमीशन के बड़ा क्लियर है। देखिए, हमारा जो मानना है, हम कह रहे हैं, आप कश्मीर रूल नहीं करना चाहते थे शर्मा जी, आप पीडीपी के साथ फिंगर चला चुके थे, सुन लो, खूब हंसना, मैं भी हंसूंगा साथ में। आपके उसी दलील पे हंस रहा हूँ। नहीं, दलील नहीं, आप बड़े मैनिपुलेटिवली हमें लेवल फील्ड दे देते हैं एक राज्य में, चाहे वो कश्मीर और झारखंड, और दूसरे राज्य में आप देखिए किस तरीके का मैनिपुलेशन हो जाता है। सारे के सारे लोग जो सर्वेस करते हैं, जो बैलेट बॉक्सेस के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा बैलेट बॉक्सेस लाओ, मैं सिर्फ अपनी बात खत्म करूंगा 10 सेकंड में। अप्रैल 2024 में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए थे, तो वहां पे हमने कहा था कि हर वोट जो ईवीएम में जाता है उसकी मैचिंग वीवीपैट से करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने कहा यह पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एक्सरसाइज हो जाएगी। तो अब हमारे मुल्क में जब तक कंप्लेन ना हो, वीवीपैट से ईवीएम की मैचिंग भी नहीं है, बैलेट बॉक्सेस है नहीं, ईवीएम एटलीस्ट 20। ठीक है। देखिए, अभी ईवीएम पर चर्चा किसी और दिन कर लेंगे, अभी संभल पर चर्चा हो रही है और मैं चाहूंगा अमितोष पारेख आपकी बात का जवाब दें। अमितोष जी, अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, जब स्टैनलिन और मैकियावेली की विचारधारा के लोग भारत की बात करते हैं तो थोड़ा हास्यजनक हो जाता है, क्योंकि भारत की अस्मिता और सभ्यता की बात करते हैं जो इनकी समझ से बहुत परे है।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जिन्होंने बात करी अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने, तो मैं इनकी जानकारी में ला देता हूं अनुराग जी। सर्वे का ऑर्डर जो था दैट इज नॉट इज इक्विवेलेंट टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सेक्शन 3 जो कहता है वो कहता है किसी भी मंदिर का या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का कैरेक्टर बदलना, सर्वे से कैरेक्टर नहीं बदलता, इसलिए उसकी एप्लीकेबिलिटी भी नहीं हुई, लेकिन उसको टूल की तरह यूज किया गया। राम जन्मभूमि एक्सेप्शन था तो उसको ज्ञानवापी में लाया गया, लेकिन ज्ञानवापी में देखिए श्रृंगार गौरी की तो पूजा होती थी ना, लेकिन सपा आई थी, मुलायम सिंह यादव ने बंद कर दी और वहां पे खुद का एक्ट था तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो गया। फिर संबल का विषय है, सेक्शन 4 क्लास 3 में उसकी एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई। सर्वे इज नॉट चेंजिंग द नेचर, लेकिन देखिए जो लोग रामचरितमानस को जलाते हैं चौराहे पे तब उनको भारत का संविधान खतरे में नहीं दिखता, जो डीएनए की बात करते हैं तब उनको भारत का संविधान खतरे में नहीं दिखता, जो बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हो जाती तब उनको भारत का संविधान खतरे में नहीं दिखता, जो दंगायु होने के बावजूद भी जेट पर सिक्योरिटी ले लेते तब भारत का संविधान खतरे में नहीं होता, जो चुनाव के एक दिन पहले बुरखा की बात कर लेते तब भारत का संविधान खतरे में नहीं होता। और एक तरफ वो लोग हैं जो एनसीपी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाते हैं, लेकिन कश्मीर हिंदू जो उनकी सरकार में एक्सोडस होते तब भारत का संविधान खतरे नहीं था, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर में बड़ी बड़ी बातें कर लेते, दंगाइयों के साथ खड़े होने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर लेते, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कश्मीर हिंदुओं की दुकानें वापिस से लूटी जा रही कश्मीर में, तब इनके मुंह से एक बात नहीं निकलती। मुझे लगता है ये सूडो सेक्युलर है, जो सर्वे हो रहा है उसको सर्वे होने का अधिकार सबको है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर उन लोगों की है जो सर्वे होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हिंदुओं से हर अधिकार छीन लिया जाए, वो चाहते हैं कि हिंदू अपने अधिकार के लिए बोले ना, तो मुझे लगता है कैसे भी न्याय कैसे भी जाए। एक सेकंड, अब आप मेरी बात सुनिए। बहुत अच्छी बात आपने कही साहब कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो करना चाहिए, सर्वे ही तो है, नेचर थोड़ी ना बदलेंगे। आप मुझे बताइए, जब वापसी हो रही थी वहां पे तो अचानक वहां पे हिंदू समुदाय आकर के जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहा था? नहीं, ये गलत है। इसको विष्णु शंकर जैन फेक बता चुके हैं। ये अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। या तो पुलिस की जांच रिपोर्ट आने दीजिए, ये जांच समिति जो बनी है उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। ये कहीं सुनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। विवेक जी नहीं, इससे जन भावनाएं भड़कती है, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि नहीं, वीडियो लौटते वक्त का है, वो जिस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है उस वक्त का वीडियो नहीं है सर। वो विष्णु शंकर जैन जो सर्वे टीम के साथ थे, जो वकील थे, वहां पर पक्षकार थे, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये बात कही और कई बार जी न्यूज के मंच से बात कही। जैन ने क्या कहा है मैं कोट कर देता हूं आपको, आप सुन लीजिए जरा। विष्णु शंकर जैन ने कहा है ये जाते वक्त का नहीं, ये आते वक्त का वीडियो है। पहली चीज, विष्णु शंकर जैन ने कहा है ये सर्वे के बहुत बाद का वीडियो है, बिल्कुल उन्होंने कहा है, मेरे साथ इंटरेक्शन में कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि विवेक मुझे नहीं मालूम था कि लोग कब आ जाएंगे, मैंने उनको नहीं बुलाया, मैंने उनको नहीं उकसाया, वो इकट्ठा होकर के नारे लगा सकते थे और मुझे भीड़ से खुद खतरा था तो मैं उन्हें स्टॉप करने की पोजीशन में नहीं था। ये है, ये मैं कोट कर रहा हूं विष्णु शंकर जैन को। ठीक है, विष्णु शंकर जी होते तो मैं काउंटर लेता उनका, लेकिन अभी वो नहीं है। ठीक है, तो मैं एक्यूज कर ही नहीं रहा, ठीक है, नॉट एक्यूजिंग हिम बिकॉज़ आई ग्रिल्ड हिम एनफ। लेकिन वहां पे अगर लोग इकट्ठे हो रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां था, मैं पूछना चाहता हूं। मैं शुभ्रान जी आपको भी लाऊंगा और राघवेंद्र जी को भी लाऊंगा। मेरे 2 गेस्ट अभी बचे हुए। दानिश कुरैशी साहब, जब राम गोपाल मिश्रा मारा गया था तब तो किसी ने नहीं कहा कि वो शहीद हो गया, फिर संभल में मारे गए लोगों की शहादत बताई जा रही है, उन्हें शहीद बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मस्जिद के लिए हम शहीद कितनी भी संख्या में होने को तैयार हैं। ये शहीद कहां से आ गया और ये किस तरीके की भावना भड़काने वाली बात हो गई? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, दरअसल इसका जवाब तो ऑलरेडी एक पैनलिस्ट तो दे ही चुके हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी नजर में शहीद वो है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने उस दौर में लोगों पे, हमारे यहाँ के जो लड़ाके थे उनको फांसी तक की सजा दी। उनकी डिक्शनरी में शायद वो आज तक खुदा माफ करे, लेकिन उनके हिसाब से वो होंगे दंगाई, होंगे आतंकवादी होंगे, लेकिन हमारे लिए वो शहीद थे। यही बात मैं आपसे कहूं कि वहां लोग जो मारे गए वो शहीद इसलिए हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद का कत्ल करने वाले, इनसे पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता से, क्या वो आतंकवादी थे या शहीद थे इनकी नजर में? ये पूछ लीजिए जिन्होंने बाबरी पे हमला किया था। जबकि बाबरी मस्जिद के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई और पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसके लिए आज तक पोस्ट है। हर वो उनका निजी विषय है, समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो जो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद पे हमला किया था वो आतंकवादी थे? अब मैं उनसे तो पूछ ही लूंगा दानिश कुरैशी, लेकिन आप ही की पार्टी के एक प्रवक्ता नसरल्ला को यहाँ पर अपना भाई बता चुके हैं, उसके मारे जाने को भी शहादत बता चुके हैं। अब मैं आपसे क्या बात करूं, बताइए। अच्छा, नहीं सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, भारत के खिलाफ किसी ने भारत के खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई की है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भी जाके सर्वे करवा लीजिए, सर्वे तो जारी है देश में। और मुझे एक बात और पूछनी थी सारी, तो मतलब अगर किसी ने भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वो आतंकी है तो वो आपका भाई है? हाँ बिल्कुल, वो अगर लड़ रहे हैं सामने तो अपने अपने तरीके से सब लोग लड़ रहे हैं, सबको अपना अधिकार है, जाइए लड़िए। अब मैं आतंकियों को तो भाई मत बताइए कम से कम। सुनिए अब मेरी बात सुनिए।
मैं ये कह रहा हूं कि अभी किसी का बताया कि एक नेता जो है उनको नजरबंद कर दिया गया है। अच्छा अनुराग जी, मुझे ये बताइए कि जिनको नजरबंद किया गया है, मेरी नजर में, मेरी समझ में, जो कानून की थोड़ी बहुत मुझे समझ है, उससे मुझे एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर मामला ना बढ़े, इसलिए प्रिकॉशनरी स्टेप लिया गया है। बराबर सही है शायद या गलत है, इसीलिए रोका गया होगा। यही मैं कह रहा हूं कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में फाइनली कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया जा सकेगा तो 5 लोग शहीद हो गए, और कितनी जगह खुदाई करवाना चाहते हैं, कितनी जगह दंगे करवाना चाहते हैं ये विष्णु शंकर जैन और ये लोग। आचार्य विक्रमादित्य इसका जवाब लेता हूं। आचार्य विक्रमादित्य, कितनी जगह और खुदाई करवाना चाहते हैं आप? देखिए, जहां जहां जो सत्य है वो सामने लाना चाहिए, बिल्कुल सत्य क्या कराना है। लेकिन इस डिबेट के अंदर आज जो आपने सबसे पहले प्रश्न पूछा था ना, आग किसने लगाई, सबसे पहले आपने कहा था संभल में आग किसने लगाई, तो यहीं बैठे हुए जो लोग हैं ना वही आग लगा रहे हैं। किस प्रकार से नैरेटिव चेंज कर दिया गया, क्या क्या यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो बैरिस्टर साहब की पार्टी के लोग हैं, क्या क्या स्थिति बचा दी। एक ने तो जज साहब को भी कह दिया छोटा जज, पुराने राम गोपाल, और मैं कह रहा हूँ सजा नहीं हो रही। इस देश के अंदर सोचो क्या शांति वाला काम है कि जज को छोटा जज, अभी एक मौलाना साहब बैठे थे यहाँ पे आपके शायद, उन्होंने जज को छोटा कह दिया पूरा। और ये भयावह इस देश के लिए, मैं कहूंगा भयावह स्थिति है इस देश के लिए कि आप टीवी डिबेट पर बैठ के ऐसे लोग, खुलेआम ऐसे लोग बयान दे रहे हैं जज छोटा। दूसरा, यह बात की गई यहाँ पे संभल के अंदर है, संभल का सत्य सामने आ चुका है। सत्य, कौन पुलिस वालों पे गोली चला रहा था, कौन पुलिस वालों पे पत्थर मार रहा था। इस देश की संवैधानिक पुलिस वहां पर रक्षा करने के लिए कानून के ऑर्डर से ऑर्डर कहाँ है एसडीएम साहब का, जिसमें गोली नहीं चलाने के आदेश थे। बकवास पुलिस सुनाओ, यहाँ से इमरान खान बैठा हुआ बकवास करने के लिए बैठे यहाँ पर, ये कह रहे थे कि वहां पर आज बांग्लादेश के अंदर आदमी मरे। अरे जब 1978 में इंदिरा गांधी ने वहां पर बस्ती करी थी तो 20 लाख हिंदू मरे थे वहां पे, कितने छोड़ के आई थी इंदिरा गांधी वहां पर। उसको पता नहीं था इंदिरा गांधी को कि जब अलायंस करने जा रही थी 71 के अंदर कि जो हिंदू वहां छोड़ के आ रहे हैं वो मारे जाएंगे। यहाँ पर लाकर बांग्लादेशियों को बसा लिया कि हिंदू को लाने की जिम्मेदारी नहीं थी। 1947 के अंदर लाखों हिंदू वहां मरे थे। उसके बाद 1971 के अंदर 20 लाख हिंदू वहां मर गए, 2 लाख औरतों का बलात्कार हो गया। तब क्या इंदिरा गांधी ने किया? जो पॉलिटिकल विजन था इंदिरा गांधी का, या हिंदुओं को मारने के लिए ये शहादत करते हैं, हिंदुओं की लाशों पर शहादत करने वाले लोग, या मुझे समझ नहीं आता। टाइम दीजिएगा, देखिए अनुराग जी टाइम दीजिएगा। मैं सबसे बड़ी विचित्र स्थिति हुई यहाँ पर आज इन लोगों ने ऐसे ऐसे खतरनाक एलिगेशन लगाए कि यहाँ पर पूरा नैरेटिव चेंज करने का प्रयास किया। अभी यहाँ बैठे हुए बोल रहे थे कनाडा के अंदर जाकर मंदिर बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं। भैया किसी चर्च में नहीं बन रहे, किसी चर्च में नहीं बन रहे। हिंदू ने जाकर इस्तेमाल में जाकर किसी चर्च के ऊपर, किसी मस्जिद के ऊपर मंदिर नहीं बनाया है। यहाँ पर हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे जो हमारा स्वाभिमान था उसको तोड़ा गया। सबके सामने लाने का भी ठीक है, कोई कितना भी तर्क दे, लेकिन मुझे लगता है कि कानून सम्मत सभी को होना चाहिए, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उससे पहले ये जो भड़काने की प्रैक्टिस चल रही है, तो जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि समझ आप भी रखते हैं, मोहरा मत बनिएगा बस राजनीति की बिसात का, क्योंकि अगर आप मोहरा बन जाएंगे तो फिर जान भी आप ही की जाएगी। ये राजनीतिक पार्टी वाले लोग जो हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, इसमें सभी आते हैं, इनका मोहरा बनने से बचिए। इसी अपील के साथ सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ताल ठोक के में आज जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। सी न्यूज़।